हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चंस को, जिसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसका आंसर प्लीज आप बताइए, जबकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो बार बार पूछा जा रहा था कि द्वि निषेचन से आप क्या समझते हैं, त्रिक संलयन क्या है, बैंगिंग तकनीक क्या है, ये सब कुछ क्वेश्चंस जो है वो बार बार पूछे जा रहे थे। तो मैं आज उसी पे एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए जिनको प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के एक यूनिक फीचर में से एक फीचर है, जिसमें जब परागनलिका यानी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होते हैं तो उसमें दो मेल गैमेट्स का निर्माण होता है, जिसमें से एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करके युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करता है, और जबकि दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूसेलस से फ्यूज करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो चूंकि इस प्रक्रिया में दो बार निषेचन की प्रोसेस होती है, इस घटना को ही क्या कहते हैं हम लोग, द्विनिषेचन कहते हैं। बस इसी को लिखना है। तो लिखिए, परागनलिका से भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष एम्ब्रियो सैक में जब ये इंटर्ड होता है, परागनलिका से भ्रूणपोष में मुक्त दोनों मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज यानी जायगोट एवं दूसरा मेल गैमेट द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया में निषेचन की क्रिया दो बार होती है। क्योंकि इस प्रक्रिया में निषेचन की क्रिया दो बार होती है, अर्थात युग्मक का दो बार संलयन होता है, अर्थात युग्मकों का दो बार संलयन होता है। तो चूंकि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अतः इसे ही द्विनिषेचन कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं। द्विनिषेचन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। त्रिसंलयन, इसको इंग्लिश में ट्रिपल फ्यूजन्स कहते हैं, ये द्विनिषेचन से ही संबंधित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 2, त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? आपको एक चीज हम समझाए थे कि जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूसेलस से फ्यूज करता है, उसके बाद जब पैन का निर्माण होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूसेलस का यानी भ्रूणपोष का जो डेवलपमेंट होता है उससे, उस प्रक्रिया को ये हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। होता यूं है कि देखिए जो सेकेंड मेल गैमेट होता है, सेकेंड मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूसेलस, सेकेंडरी न्यूसेलस जो होता है वो आपस में फ्यूज करके पेन का निर्माण करता है जो 3N होते हैं। जो कैसे होते हैं? 3N। अब होता क्या है, जो सेकेंड मेल गैमेट, हम लोग जानते हैं कि मेल गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी ये हैप्लॉइड हैं, अगुणित हैं। सेकेंडरी न्यूसेलस जो होता है दो पोलर न्यूक्ली के आपस में फ्यूजन, ठीक निषेचन के पहले, यानी जो एम्ब्रियो सैक होता है इसमें जो यहाँ पे दो पोलर न्यूक्ली होता है, ये निषेचन के पहले क्या हो जाता है, आपस में फ्यूज करके एक केंद्रक बना लेता है, मतलब एक द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेता है। इसको हम लोग पोलर न्यूक्ली, ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। जब दो ध्रुवीय केंद्रक निषेचन के ठीक पहले आपस में क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, तो जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूसेलस बोलते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं और ये भी हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड ये क्या हो जाते हैं? 2N। तो सेकेंडरी न्यूसेलस कैसे होते हैं? 2N होते हैं। तो 2N और एक N क्या हो जाते हैं? 3N। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। तो भ्रूणपोष इसीलिए कहा भी जाता है कि भ्रूणपोष कैसे होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें भ्रूणपोष जो होते हैं वो त्रिगुणित होते हैं, ठीक है। जबकि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें भ्रूणपोष कहते होते हैं अगुणित होते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता है। तो ये ऑलरेडी हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसको सिर्फ लिखना कैसे है, छोटा सा आंसर होगा इसका, आप यूं लिख लीजिए कि निषेचन के दौरान, यानी निषेचन के द्विनिषेचन के दौरान आप लिख सकते हैं आंसर, द्विनिषेचन के दौरान, द्विनिषेचन के दौरान, यानी ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड मेल गैमेट, यानी लिख लीजिए सेकेंड मेल, द्विनिषेचन के दौरान सेकेंड मेल गैमेट द्वितीयक केंद्रक से, द्वितीयक केंद्रक से संलयन कर, द्वितीयक केंद्रक से संलयन कर त्रिगुणित यानी 3N ट्रिप्लॉइड भ्रूणपोष का निर्माण करती है, भ्रूणपोष का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को ही त्रिसंलयन के नाम से जाना जाता है। इसे ही त्रिसंलयन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन कमेंट्स करके आया था कि बैंगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बैंगिंग, एक
बैंगिंग, एक चीज और याद रखिएगा, बैंगिंग को हम लोग बोरा वस्त्रावरण के नाम से भी जानते हैं। इसको कहा जाता है बोरा वस्त्रावरण, बैंगिंग या बोरा वस्त्रन, या इसको हम लोग थैली लगाना, थैली लगाना तकनीक, तकनीक है, क्या है, तकनीक क्या है। क्वेश्चन तो छोटा लग रहा है लेकिन थोड़ा आंसर डिटेल्स में होगा इसका, कि बैंगिंग या थैली लगाना तकनीक। देखिए क्या होता है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा संकर नस्ल के पौधों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यानी इससे संकर नस्ल के पौधे, बीज वगैरह का निर्माण किया जाता है। इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के मतलब इसके द्वारा, बैंगिंग तकनीक के द्वारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। संकर नस्ल के पौधे को निर्मित किया जाता है इसके द्वारा। इसमें होता क्या है कि जो पुष्प होते हैं उसके मैच्योर होने से पहले, उसके पराग कोष को किसी चिमटी के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं और उपयुक्त आकार के किसी प्लास्टिक के थैली से या जो भी थैली हो उसको उससे उस पुष्प को ढक देते हैं, ताकि उस पे बाहरी कोई परागकण उस पे नहीं आ सके। किसी भी एजेंट के माध्यम से, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, इंसेक्ट्स हो या कोई अन्य एनिमल्स वगैरह हो, ठीक है, उसके द्वारा उस पे वो चीज मतलब परागकण उड़ करके उस स्टिग्मा के ऊपर ना आ पाए। जब उससे चिमटी के द्वारा पराग कोष को निकाल लिया जाता है तो अब उस स्टिग्मा वाले पार्ट्स को मैच्योर होने के लिए उस ढके हुए अवस्थे में ही छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वो स्टिग्मा पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है तो उसपे क्या इच्छित, जो हम चाहते हैं, जिस प्रकार के बीज या फल का निर्माण करना चाहते हैं उसके द्वारा हम लोग, तो एक इच्छित प्रकार के पराग कणों को जो मेल गैमेट्स का काम करते हैं, पराग कणों को उस स्टिग्मा के ऊपर लाकर छिड़क दिया जाता है और पुनः उसे क्या किया जाता है कि उसी थैली से या और किसी प्लास्टिक के सामान से उसे अच्छी तरह से ढक दिया जाता है, ताकि कोई दूसरा परागकण, अवांछित परागकण उसके ऊपर नहीं आ सके। और उसको तब तक छोड़ दिया जाता है जब तक कि वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाए। इस तकनीक को ही हम बैंगिंग या थैली लगाना तकनीक कहते हैं। पादप प्रजनक जो होते हैं इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं नए नए किस्म के पौधे के निर्माण करने के लिए, अच्छे किस्म के पौधे के निर्माण के लिए। यानी उसको हम लोग कहते हैं कि संकर नस्ल के पौधे को निर्मित करने के लिए जो किसान होते हैं, जो पादप प्रजनक होते हैं, वो इस तकनीक का बहुत ज्यादा उपयोग भी करते हैं। तो लिखिए, यह आंसर आप लिखिए, यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कृत्रिम संकरण, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कृत्रिम संकरण यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में किया जाता है। इस तकनीक द्वारा बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी वैसे पुष्प जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों प्रेजेंट होते हैं, गायनोसियम और एंडोसियम
दोनों प्रेजेंट होते हैं वैसे फ्लावर को लेकर के इस तकनीक के द्वारा बाइसेक्सुअल फ्लावर में पराग के प्रस्फुटन से पहले पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से चिमटी के माध्यम से, चिमटी से उसको पकड़ करके चिमटी के माध्यम से पराग कोश को निकाल लिया जाता है। तब उसके पराग कोश को निकाल लिए गए, पराग कोश से निकाल लिया जाता है तथा पुष्प को उपयुक्त आकार के, तथा जो ये पुष्प है फ्लावर, पुष्प को उपयुक्त आकार के थैली से ढक दिया जाता है ताकि इसके स्टिग्मा पर, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र। आपको पता होगा स्टिग्मा क्या है, ऑलरेडी हम जब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आपको पढ़ाए थे तो बताए थे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये क्या क्या चीज होते हैं, ये चीज आपको बताए थे। स्टिग्मा पर ही परागकण क्या होते हैं, उतरते हैं और वहीं से फिर स्टाइल से होते हुए जर्मिनेट होकर के एम्ब्रियो सेक्स ओवरी में जाते हैं, ओवरी से फिर एम्ब्रियो सेक्स वगैरह में इंटर करते हैं, ताकि इसके स्टिग्मा को अवांछित इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका ऊपर लिखूंगा, नीचे जगह नहीं है, हो गया होगा, को ताकि इसके स्टिग्मा को अवांछित पराग कणों से बचाया जा सके। मतलब बाहरी कोई अवांछित परागकण जो हम नहीं चाहते हैं वो इस पे नहीं आ सके, अवांछित परागकणों से बचाया जा सके। और जब पुष्प का स्टिग्मा मैच्योर यानी परिपक्व हो जाता है, तब इच्छित परागकणों को स्टिग्मा के ऊपर जब स्टिग्मा के ऊपर जब परागकणों को छिड़का जाएगा तो पहले थैली को हटाया जाएगा, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। परागकणों को स्टिग्मा के ऊपर छिड़क दिया जाता है
जाता है एवं पुनः उसे थैली से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि परागकण को स्टिग्मा के ऊपर छिड़कने के बाद कोई अवांछित यानी कोई बाहरी परागकण उस पे नहीं आए, इसलिए ऐसा किया जाता है। उसको उसके ऊपर ढक दिया जाता है ताकि अन्य परागकण उस पे ना पहुंचे। दिया जाता है, लिख दीजिए आप, ताकि अन्य परागकण उस पर न पहुंचे। ठीक है। तथा पुष्प को फल विकसित होने तक पहुंचे, तथा जो पुष्प है पुष्प को फल विकसित होने तक, जब तक उसमें फल विकसित नहीं हो जाता है, फल विकसित होने तक छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है। इस संपूर्ण विधि को ही बैंगिंग या थैली लगाना तकनीक कहते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए कि बैंगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा संकर किस्म के नस्ल के पौधे या बीज को निर्मित किया जाता है। इस विधि में एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को लिया जाता है, द्विलिंगी पुष्प को लिया जाता है। द्विलिंगी पुष्प का मतलब ये हो गया कि वैसे पुष्प जिसमें नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग यानी एंड्रोशियम और गैनोशियम दोनों प्रेजेंट हो, वैसे फूल को लिया जाता है, पुष्प को लिया जाता है। और वो जो पुष्प है उसके पराग कणों को यानी स्टिग्मा को मैच्योर होने से पहले उसके पराग कोश को, जो पराग कोश होते हैं यानी जो पुष्प, जो पराग कोश किसमें होगा, नर वाले पार्ट्स में यानी एंड्रोशियम में, तो एंड्रोशियम वाले पार्ट से पराग कोश को, ठीक है, चिमटी के माध्यम से या किसी भी चिमटा के माध्यम से उसे बाहर निकाल लिया जाता है और उस पुष्प को एक थैली से ढक दिया जाता है। खास करके प्लास्टिक के थैली वगैरह का यूज किया जाता है जो ट्रांसपेरेंट हो, इस पार से उस पार दिखाई पड़े, वैसे थैली से इसको ज्यादा ढका जाता है। तो उसको ढकने के बाद कब तक ढका जाता है, ताकि जो उसके अंदर स्टिग्मा प्रेजेंट है, जो स्टिग्मा किसका पार्ट्स है, फीमेल्स गैनोसियम का पार्ट्स है, फीमेल पार्ट्स है, जो स्टिग्मा जिसपे परागकण उतरते हैं, तो वो उसको मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब वो मैच्योर हो जाता है तो पुनः थैली को हटा करके इच्छित प्रकार के यानी जो अच्छे क्वालिटी के जो परागकण होते हैं उसे उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है और पुनः उसे थैली से ढक दिया जाता है ताकि कोई दूसरा अवांछित परागकण उसके ऊपर ना आ जाए। और जब पुनः ढक दिया जाता है और उसके बाद पुनः ढकने के बाद उसे कब तक, जब तक कि उस पुष्प से फल विकसित नहीं हो जाए तब तक उसे ढका ही रखा जाता है। और जब फल विकसित हो जाता है तो उस तरह एक संकर किस्म के फल का निर्माण हो गया और उससे जो बीज बनेंगे वो संकर नस्ल के बीज वे भी होंगे। तो ये पूरे तकनीक को क्या कहा जाता है, बैंगिंग, या इसको बोरा वस्त्रावरण के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग थैली लगाना तकनीक भी कहते हैं। पादक प्रजनक इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन है इसी से बनता है कि जब किसी पुष्प के परिपक्व होने से पहले यानी उसके पराग कोश को चिमटी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जब हम लोग बाहर निकाल लेते तो इस घटना को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है विपुंसन, इमेस्कुलेशन से आप क्या समझते हैं, पादक प्रजनक इसका उपयोग कब और कैसे करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए क्योंकि इससे ही क्वेश्चन वो क्रिएट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन था विपुंसन, वेरी वेरी क्वेश्चन नंबर 4 होगा विपुंसन। इसको हम लोग इमस्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। से आप क्या समझते हैं? एक पादप प्रजनक इसका उपयोग कब और कैसे करता है? कब और क्यों करता है? कब और क्यों करता है? इसको आप आंसर लिख लीजिए। क्लियर है कि पुष्प से पुष्प के परिपक्व यानी मैच्योर पुष्प से पुष्प के परिपक्व होने के पहले पराग कोश को निकाल देने की क्रिया विपुंसन कहलाती है। विपुंसन कहलाती है। बहुत ही आसान है कि पुष्प, जब कोई पुष्प है उसके परिपक्व होने से पहले उसके पराग कोश को निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग विपुंसन कहते हैं। ठीक है। एक पादप प्रजनक इस तकनीक का उपयोग व्यापारिक रूप से उन्नत किस्म के प्रजातियों को प्राप्त करने के लिए करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए। हो गया इसका स्क्रीनशॉट्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अध्यावरण और बीज चोल में क्या अंतर है। क्योंकि जब बीजांड बीज में कन्वर्ट होता है तो जो इंटरगमेंट है वो सीड कोट में बदल जाता है। तो दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि अध्यावरण इसको इंग्लिश में इंटरगमेंट बोलते हैं एवं बीज चोल में अंतर।
जो अध्यावरण होता है वो बीजांड में होता है। जब बीजांड से बीज बदलते हैं, बीजांड जब बीज में बदलता है तो वो सीड कोड यानी बीजावरण में बदल जाता है। तो जो बीज चोल होता है वो बीजावरण का सबसे बाहरी भाग होता है, जिसको टेस्टा भी कहते हैं, ठीक है। और अध्यावरण जिसको टैगमेन कहते हैं। तो बीजावरण एवं बीज चोल में क्या, सॉरी बीज चोल नहीं, बीजा अध्यावरण एवं बीजावरण, बीजावरण में क्या अंतर है? तो इंटगमेंट और सीड कोट में क्या अंतर है? 2 कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ अध्यावरण और दूसरा बीजावरण। बहुत ज्यादा गर्मी है, हालत खराब है गर्मी से। तो देखिए इसका सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं कि अध्यावरण से जब बीजांड बीज में बदलता है तो बीजांड का जो अध्यावरण है वो बीजावरण में बदल जाता है। अध्यावरण का जो सबसे बाहरी, अध्यावरण के 2 भाग होते हैं, एक बाहरी और दूसरा भीतरी। बाहरी परत जो है वो टेस्टा में और जो भीतरी परत है वो टेगमेन में बदल जाते हैं। तो अध्यावरण हम लिखे, अध्यावरण बीजांड के, अध्यावरण बीजांड के ऊपर एक, बीजांड के ऊपर एक सुरक्षात्मक कवच, सुरक्षात्मक कवच या इसको आप लोग आवरण होता है। ठीक उसी प्रकार बीजावरण में ये बीज का यानी अध्यावरण ही मजबूत होकर के यानी स्ट्रांग, दृढ़ होकर के हम लिख सकते हैं अध्यावरण दृढ़ होकर यानी स्ट्रांग होकर बीजावरण बनाते हैं। बीजावरण बनाते हैं। नंबर 2 आप लिखिए इसमें कि यह जो होता है कम कठोर होता है, यह कम कठोर होता है। जबकि जब अध्यावरण बीजा क्या होते हैं, दृढ़ हो जाते हैं यानी मजबूत हो जाते हैं, मतलब ये अधिक कठोर होते हैं। यह अधिक कठोर होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो दे देते हैं आप लोगों को, जिसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे हमें। ये 2-3-5 क्वेश्चन थे शॉर्ट, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन तो कमेंट्स करके पूछा गया था। जो एक पहला क्वेश्चन था कि वो द्विनिषेचन, त्रिसंलयन, और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बीजपत्र और बीजावरण में, अध्यावरण और बीजावरण में क्या अंतर है। तो आप लोग इस तरह से देखिएगा। एक बोरा वस्त्रावरण वाला और विपुंसन जो बता दिए हैं उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ एमसीक्यूज है जिसका जवाब आपको देना है, कमेंट्स करके जवाब देंगे। पहला, सेब जो एक फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, सेब का खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग है। ऑप्शन नंबर ए अंतःफल भित्ति, ऑप्शन नंबर बी मध्य फल भित्ति, ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष, और ऑप्शन नंबर डी पुष्पासन।
आपको जवाब देना है इसका कौन सा भाग खाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। निम्न में किसे मादा युग्मक उद्भिद कहा जाता है? निम्न में से किसे मादा भिद कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी अंड, ऑप्शन नंबर सी भ्रूणकोश, ऑप्शन नंबर डी प्रतिमुखी कोशिका। इसमें आपको बताना है कि किसे इसमें मादा युग्मक उद्भिद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। नारियल का खाने योग्य भाग है। नारियल का खाने योग्य भाग है। ऑप्शन नंबर ए बाह्य फल वित्ती, ऑप्शन नंबर बी मध्य फल वित्ती, ऑप्शन नंबर सी अंतः फल वित्ती, और ऑप्शन नंबर डी भ्रूणपोष। और एक क्वेश्चन नंबर 4 आप लिख लीजिए। इसका ऑप्शन नहीं देंगे, आपको खुद जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 कीटों द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं? अलग अलग होते हैं। कीटों द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं, पक्षियों द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं, वायु द्वारा होने वाले परागन को क्या कहा जाता है, जंतुओं द्वारा होने वाले परागन को क्या कहा जाता है। ऑलरेडी सारा पढ़ा चुके हैं। उनमें से ये है कीटों द्वारा होने वाले परागन को क्या कहा जाता है। चमगादड़ परागन के बारे में पूछा जाता है, घोंघा परागन, इन सब के बारे में पूछा जाता है। घोंघा परागन को क्या कहा जाता है, चमगादड़ परागन को क्या कहा जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट्स करके जवाब देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।